चलिए, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी की इस पावन धरा पे। ठीक है, और इस पावन धरा से मुझे भी और आपको भी क्लास लेने और देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। ठीक है, और बिल्कुल एसएसटी वाले बच्चे हो जाओ तैयार। ठीक है, क्योंकि अब आ चुके हैं आपके बैकग्राउंड में सीजी टेट पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, बिल्कुल कुछ ही दिन बचे हुए हैं और आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। ठीक है, अगर मैं आज से काउंट करूं, आपको डराना तो नहीं चाहता, पर मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ठीक है, आज का दिन तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो केवल 4 दिन और दिन बढ़िया ऐसे पढ़िए। ठीक है, क्योंकि जो रायता आपने फैला कर रखा हुआ है उसको समेटना भी तो जरूरी है। ठीक है, अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इस फैले हुए रायता को कौन अच्छे तरीके से समेट रहा है। ठीक है, क्योंकि आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जो रायता अभी फैलाया नहीं है। रायता फैलाने का मतलब इतना सारा चीज पढ़ा है आपने, इतना सारा, अब उसको बाइंडिंग कर करके रायता को एक कटोरी में लाके खाने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल समेटना चालू कर दीजिए। ठीक है, जितना भी रायता आप सबने फैलाया है, गुड आफ्टरनून। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी को गुड आफ्टरनून, सभी का कमेंट मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल अब रायता जो आपने फैला के रखा हुआ था उसको एक कटोरी में ला के खाने का काम आ चुका है। ठीक है, अरे कुछ नहीं होगा, सब अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना। चलो, तो बिल्कुल सीजी टेट पेपर 1 पेपर 2 सीजीपीएससी प्रीलिम्स शिक्षक भर्ती सहायक शिक्षक भर्ती सभी की क्लासेस चल रही है। बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और उसके बाद एप्लीकेशन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी में संचालित सभी बैचेस में। ठीक है, आज हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट मेथड। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोजेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। यदि आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है क्या, प्रोजेक्ट मेथड दिया हुआ है। ठीक है, एकदम ध्यान से यदि आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्ट मेथड दिया हुआ है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि आपका प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, और सिलेबस में यदि देखोगे तो एक टॉपिक तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ और टॉपिक, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रयोजना कार्य। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन में क्या क्या समस्याएं आती है बालक को, ये सब पढ़ेंगे। कक्षा की प्रक्रिया एवं गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे और अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 13 में हमने मूल्यांकन पढ़ लिया है। ठीक है, मूल्यांकन वाला टॉपिक क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। आज की क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, प्रयोजना कार्य प्रोजेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक अध्ययन की समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, कक्षा की प्रक्रिया एवं गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज पढ़ाऊंगा, फिर कल और परसों एमसीक्यू कराऊंगा, यानी कि थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन तक मैं आपके एसएसटी का जो पेडागोजी है उसको समेट कर रख दूंगा। और देन आफ्टर फिर शुक्रवार और शनिवार को हम क्या पढ़ेंगे, संविधान और आपका पंचायती राज। ठीक है, टेंशन मत लेना, शनिवार और रविवार रविवार को तो पेपर है। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था कि पेपर के दिन भी करवा देता हूँ, 2-3 घंटे तो गैप रहेगा। ठीक है, पेपर ऑन के बाद हो सकता है तुरंत देख के जाओगे तो आपसे पेपर है वो प्रश्न बन जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, अच्छा 2 मिनट और बात कर लेते हैं। ठीक है, सुबह पेपर कितना बजे स्टार्ट है जी, 9:30 बजे। ठीक है, 9:30 बजे पेपर क्या होने वाला है, आपका स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 9 बजे आपका गेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, एकदम सुबेरे मनमारे पढ़ते मत रहना, पढ़ते रहोगे पता चला गेट के अंदर नहीं घुस पाए, ऐसा काम मत करना। ठीक है, जितना पढ़ना है, जितना जो चीज करना है, सैटरडे शाम तक, सैटरडे रात को बढ़िया रिलैक्स होकर सोइएगा और 9 बजे के पहले गेट के अंदर चले जाइएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप इतना पढ़ने के बाद एग्जाम ना दिला पाओ, ऐसा ना हो आपके साथ, वरना रोने के अलावा फिर और कोई चांसेस नहीं बचेगा आपके पास। ठीक है, जिनका घर दूर है जल्दी चले जाना, पर 9 बजे के पहले एनी हाउ गेट के अंदर घुस जाना। गेट के अंदर घुसोगे उसके बाद वहीं भले बैठ के पढ़ते रहना।
ठीक है। इसमें पूरा गोदना उदना गोदवा लिए रहना हाथ वाथ में, उसी कैसे देख देख के पढ़ते रहना, ठीक है। पर 9 बजे के पहले गेट के अंदर एनी हाउ घुस जाना है। इतना मेहनत किए हो, इतना पढ़े हो कि अगर एक दिन कम पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया पेपर 1 का। और वैसे ही मैं पेपर 2 का बात करूं तो पेपर 2 कितना बजे स्टार्ट हो रहा है आपका? 3 बजे, ठीक है। अब इसमें भी पढ़ने के चक्कर में लेट मत हो जाना, क्योंकि यहां पर गेट कितना बजे बंद हो जाएगा आपका? 2:30 बजे बंद हो जाएगा। पता चला आप पेपर 1 अच्छा बना है करके दबा के आलू गुंडा और मिर्ची भजिया खा रहे हो और इधर 2:30 बजे आपका गेट बंद हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना, 2:30 बजे के पहले इसमें भी घुस जाना है आपको एनी हाउ। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सेंटर एक ही जगह रहेगा। ऐसा नहीं कि पेपर 1 रायपुर में है फिर पेपर 2 जगदलपुर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं करता है एग्जामिनर। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम के पहले एक रात नींद अच्छे से कंप्लीट करना, क्योंकि सारा खेल किसका रहेगा? नींद का। कभी आप लोगों ने देखा है क्या, दोपहर को 1-2 घंटे सो जाओगे, उसके बाद जब उठ के पढ़ोगे तो एकदम ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, मैं तो आइंस्टाइन का नाती हूं, ऐसा लगने लगता है कि नहीं लगता? आप लोगों को भी लगता होगा, क्योंकि पूरा रिफ्रेशमेंट हो जाता है, ठीक है। तो नींद अच्छे से लीजिएगा, सारा खेल किसका रहेगा? नींद का रहेगा। दूसरा, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। और 2.5 घंटे के पेपर में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे? 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, तो 250 के 250 प्रश्न बना के आना है, ठीक है। एकदम ए बी 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 सी 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 तुक्का मत मार के आना। इतना पढ़े हो कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तब भी कॉमन सेंस यूज करके बनाना है, ठीक है। कई लोग मूर्ख टाइप से इतना पढ़ने के बाद भी क्या करेंगे पता है? ए को 10 टिक मार देंगे। इतना पढ़ने के बाद भी यदि आपको ये वीडियो देखना पड़ रहा है कि तुक्का कैसे लगाए, तो ये आपके लिए दुर्भाग्य है, ठीक है। इतना पढ़े हो आप लोग, इतना रोज क्लास अटेंड किए हो कि आप यदि क्वेश्चन को पढ़ोगे कुछ ना कुछ तो दिमाग क्लिक करेगा, ठीक है। तो तुक्का उक्का मारने के लिए गए, ठीक है, मेरे को पता चला तो ये सबके सिर के पीछे मेरा ये 10 नंबर का हाथ लगा रहेगा, ठीक है। जैसे ही तुक्का मारते दिखे तो ये फिर फटाफट वहीं एग्जाम में चलेगा हाथ, ठीक है। तो बिल्कुल भी तुक्का उक्का नहीं मारना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, मिल जाएगा 4 क्वेश्चन में एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा कृत्य नहीं करना है। 9 बजे सुबह और 2:30 बजे शाम को आपका पेपर के टाइम गेट बंद हो जाएगा, तो उसके पहले आपको जाना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, आखिर प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। अगर मैं किसी बच्चे को प्रोजेक्ट करवा रहा हूं, ठीक है, सबसे पहला प्रश्न जो यहां से आपके पेपर में पूछा जा सकता है, अगर मैं किसी बच्चे को प्रोजेक्ट करवा रहा हूं तो वो क्लासरूम मेरा छात्र केंद्रित रहेगा कि शिक्षक केंद्रित रहेगा? अगर मैं किसी बच्चे को प्रोजेक्ट काम दे रहा हूं, ठीक है, तो वो छात्र केंद्रित हमारा क्लासरूम रहेगा कि शिक्षक केंद्रित रहेगा? चलो ठीक है, अभी मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, ठीक है, आपको पढ़ाया जा रहा हूं, ना कुछ पूछ रहा हूं ना आप लोग कुछ बता रहे हो, तो वो हमारा क्लासरूम कैसे कहलाएगा? आपका शिक्षक केंद्रित, ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हो तो आप ए फॉर एप्पल बोलते हो, तो आप लोग उनको भी बोलने के लिए बोलते हो। इवन मैंने कहा भी है क्लास में कई बार कि मैं अगर पूछता हूं तो बताते रहा करो करके, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जहां पर हम प्रोजेक्ट के पीछे कार्य कर रहे हैं, प्रोजेक्ट दे रहे हैं बच्चों को, तो वहां पर ये जो क्लासरूम रहेगा वो कौन सा केंद्रित हो जाएगा? आपका छात्र केंद्रित, ठीक है। और आपका जितने भी एनईपी आए, आरटीई आए, सब जगह यही बात कहा गया है कि छात्र को क्या रखना है? छात्र केंद्रित क्लासरूम हमें रखना है, छात्र को ज्यादा महत्व देना है। इवन आपका यह भी बात कहा गया है कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? टीचर। अगर कोई बच्चा घर में जाकर नहीं पढ़ता तब भी जिम्मेदार कौन है? टीचर। अगर कोई बच्चा एक ही क्लास में 10 बार फेल हो रहा है तब भी जिम्मेदार कौन है? टीचर। इसीलिए टीचर लोग जब पेपर चेक करते हैं पहली से लेकर 8वीं क्लास का, तो उन लोग जबरदस्ती नंबर देके क्या करा देते हैं? पास। कारण अगर फेल कर दिए तो आपका रूल ये कहता है कि गर्मी छुट्टी में आपको बच्चों को पढ़ाना है करके, और कौन टीचर 2 महीने की छुट्टी में जाके और पढ़ाएगा? उन लोगों का तो पहले से टिकट बुक हो जाया रहता है कि हम गुरुजी हरन शीतकालीन में हमारे यहाँ घूमने जाना है, लड़का उनके घर छुट्टी रहते, गर्मी छुट्टी 2 महीने रही तो वहां जाना है करके, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जहां पर हम प्रोजेक्ट के पीछे कार्य कर रहे हैं वो हमारा क्लासरूम कैसा रहेगा? छात्र केंद्रित रहेगा। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आपके सिलेबस में 10 नंबर का क्या पूछा गया है? पेडागॉजी, ठीक है। पर 10 नंबर का पेडागॉजी आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो क्यों पढ़ा रहे हो सर जबरदस्ती? कुछ को ही लो पढ़ते हैं, ये भी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, ठीक है। सीजी टेट जो रहता है वो फैक्चुअल चीजों को ज्यादा पूछता है। कैसे फैक्चुअल चीजों को? फैक्चुअल कहने का मतलब डायरेक्टर, जैसे कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, या राष्ट्रपतियों का सीक्वेंस जमाइए,
ये सारा चीज वो ज्यादा पूछता है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। वहीं आप सीटेट दिलाओगे तो उसमें क्या पूछा जाता है, आपका पेडागॉजी ज्यादा पूछा जाएगा। राष्ट्रपति को किसी चीज से कोरिलेट कर दिया जाएगा और कोरिलेट करके फिर वहां पर क्या किया जाएगा, आपसे प्रश्न किया जाएगा। ठीक है, तो जनरली यहां पर देखने को कम मिलता है, पर वो इसी टॉपिक से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा सीडीपी में फंसा फंसा के, सीडीपी में फंसा फंसा के, कि आपको पता नहीं चलेगा। एक्चुअल में कहते हैं लोग कि 30 नंबर का आपका सीडीपी आता है, ठीक है, पर मुझे लगता है कि कम से कम 60 नंबर का आपके पेपर में क्या आता है, सीडीपी। कैसे पूछो, ठीक है, 30 नंबर तो डायरेक्ट आपका सीडीपी का दिया गया है। उसके बाद आप जब इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ते जाते हो, ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में आपके कितने नंबर का पेडागॉजी आ रहा है, 15 नंबर का। हिंदी में कितना नंबर का आएगा, 5 नंबर के आसपास आएगा। और उधर गद्यांश पद्यांश को छोड़ दो तो है ना, डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 15 5 20 वहीं से हो गया। एसएसटी वाले बच्चे हो तो कम से कम 10 नंबर तो लिखा हुआ है, तो ऐसे से गिनोगे तो आपका 55 से 60 नंबर तो ऐसे ही हो जा रहा है सीडीपी का। ठीक है, जिसका सीडीपी अच्छा है उसका पेडागॉजी के भी प्रश्न बनने लगेंगे। जैसे कि ये पूछ दिया कि प्रोजेक्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे एक विशिष्ट विषय या समस्या पर काम करते हैं, उसे हल करने के लिए एक योजना बनाते हैं। इसमें बच्चे अपने ज्ञान, कौशल और अनुभव का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी कि यहां पर आप पूरा परिभाषा में देखोगे, पूरा जगह बच्चा क्या है आपका, एक्टिव। और आपका सीडीपी भी यही कहता है, ठीक है, सीडीपी भी यही कहता है कि बच्चे को हमेशा क्या रखना है, सक्रिय। कहता है कि नहीं कहता, ठीक है। सक्रिय मतलब क्या होता है इंग्लिश में आपका, एक्टिव। ठीक है, हिंदी पेडागॉजी और इंग्लिश पेडागॉजी में केवल शब्दों का बस फर्क है। जैसे कि सीडीपी में आप हिंदी में कहते हो सक्रिय, ठीक है, और उसी में इंग्लिश को कहते हैं क्या, एक्टिव। इंडक्टिव मेथड को क्या कहते हो आप, आगमन, और डिडक्टिव को क्या कहते हो, निगमन। ठीक है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अगर पूछा जाएगा तो। ठीक है, कुछ बड़ा बड़ा चीज नहीं रहता आपका। तो प्रोजेक्ट में जनरली बच्चा क्या है, पूरे तरीके से एक्टिव है। अब ये प्रोजेक्ट के जनक कौन है, ये डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है आपके, जॉन डेवी। कौन है आपके, जॉन डेवी, जो कि एक अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षक थे। उन्होंने 1896 में शिकागो विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला स्कूल की स्थापना की थी, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट आधारित सीखने की विधि का उपयोग किया था। डेवी का मानना था कि बच्चों को सीखने के लिए एक सक्रिय, कैसा देना है माहौल, उनको सक्रिय और अनुभवात्मक तरीके की आवश्यकता होती है, ना कि केवल व्याख्यान और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से। ठीक है, अब जब मैं किसी छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए जाता हूं तो मेरा आदत हो चुका है क्या, डायरेक्ट मुद्दे पर बात करने का, क्योंकि पढ़ाना आप लोगों को रहता है और मुझे ये भी पता है कि बेसिक आप लोगों को पता है करके। तो जब बड़े बच्चों से आप छोटे बच्चों में जाओगे पढ़ाने के लिए तो दिक्कत होता है। क्यों, क्योंकि छोटे बच्चों को हमेशा, अच्छा, छोटे बच्चों को आप आगमन मेथड से पढ़ाओगे कि निगमन से, क्यों आगमन से, ठीक है, लेकिन अगर पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाना हो गया तो ठीक है। जनरली आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा 7वीं 8वीं के आसपास, ठीक है, और 9वीं में और एकदम अच्छे से पढ़ते हो। अब 7वीं 8वीं मतलब थोड़ा बच्चा क्या हो जा रहा है, बड़ा। अब यहां पर मैं छोटा बच्चा बोल रहा हूं, यानी कि जाहिर सी बात है, ठीक है, कि वो 5वीं क्लास के इर्द गिर्द का ही होगा। ठीक है, अब 5वीं क्लास के बच्चे को आप डायरेक्ट कोई चीज बताओगे तो उसको कुछ समझ आएगा क्या, नहीं। ठीक है, तो पहले उसको आप क्या पेश करते हो, उदाहरण पेश करते हो, और उदाहरण से पेश करने के बाद यानी कि एग्जाम्पल पेश करते हो, और उसके बाद आप किधर जाते हो, नियमों की ओर जाते हो। ठीक है, तो वहीं पर आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट के जनक कौन है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो कौन है आपका, जॉन डेवी। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे, एकदम आसान तरीका बता रहा हूं। ठीक है, जैसे कि आपकी मैडम आपको प्रोजेक्ट दे दी, या सर आपको प्रोजेक्ट दे दिए कि बेटा इसको आज ही कंप्लीट करके लाना है करके, तो आप क्या लगा देते हो, पूरा अपना जान। ठीक है, जान लगाना मतलब, ठीक है, अपना प्राण त्यागना नहीं होता। जान लगाना का मतलब ये होता है कि आप पूरा समर्पित होगे, पूरा डेडिकेटेड होगे, क्योंकि मेरे पास कितना टाइम मिला है, मुझे 1 दिन। ठीक है, तो याद रखना है प्रोजेक्ट बनाने के लिए जब आपको 1 दिन मिला है तो आप पूरा क्या लगा दोगे, जान, और जान से याद रखना है जॉन डेवी, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, प्रोजेक्ट मिला आपको और प्रोजेक्ट के लिए कितना दिन मिला, 1 ही दिन मिला, तो आपने पूरा क्या लगा दिया, जान। तो प्रोजेक्ट के जनक कौन है पूछेगा तो याद रखना है जॉन डेवी है, जो अक्सर कहा करते थे कि बच्चों को सक्रिय और अनुभवात्मक तरीके से की आवश्यकता होती है, ना कि व्याख्यान और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से। ठीक है, जैसे कि मैंने एक बच्चे को पढ़ा दिया क्लासरूम में, ठीक है, कि सूर्य का प्रकाश से हम कैसे कोई ऊर्जा उत्पन्न करेंगे या लाइटों को कैसे जला सकते हैं। अगर वो बच्चे को कहानी अच्छे से पता है तो जाहिर सी बात है उसको और थ्योरी पढ़ने या थ्योरी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही आपको अलग अलग तरीके से बताना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो
अगला हम देखते हैं प्रोजेक्ट के उद्देश्य के बारे में। ठीक है, प्रोजेक्ट के उद्देश्य के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या इसका उद्देश्य हो सकता है। तो बच्चों को सीखने के लिए एक सक्रिय, मैंने बताया था बच्चे को हमेशा क्या रखना है, एक्टिव। दूसरा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कैसे आता है, जब आप चीजों को करते जाते हैं। एक शब्द आप सबने सुना होगा, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। जैसे कि अभी आप व्यापम का एग्जाम देते हो, ठीक है, जैसे आप अभी क्या देते हो, व्यापम का एग्जाम देते हो, तो आपने बहुत सारा गलती किया होगा। तो अभी आप 1 फरवरी को क्या सोच रहे होगे कि हाँ मैंने ये पेपर में ये गलती किया था, तो मुझे यहां पर रिवीजन करना है। ठीक है, यहां पर रिवीजन करना करके आपको याद होगा। ये शब्द किसने दिया है, लर्निंग बाय डूइंग? चलो बताओ, बहुत पढ़ते हो ना आप लोग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। ये लर्निंग बाय डूइंग शब्द किसने दिया है? ठीक है, कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का अवधारणा दिया था? दूसरा, बच्चों को समस्या समाधान और निर्णय लेने का कौशल क्या करना, विकसित करना। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप थोड़ा सा एग्जांपल से ये तरीके से समझ सकते हैं, आपके घर वाले लोग आपको 1 लाख रुपए देके कभी कहीं नहीं भेजे होंगे। ठीक है, कभी कहीं नहीं भेजे होंगे। 1 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, 15-20 हजार की मैं बात करता हूं। ठीक है, 15-20 हजार भी देके आपको नहीं भेजे होंगे आपके घर वाले लोग कहीं पर कि जाओ इसको जाके दे देना करके, नहीं दिए होंगे अधिकतर। मेरे को नहीं दिए तो आप लोगों को कहां से देंगे? कहने का मतलब ये है मैं लड़का हूं, ठीक है, जबकि मेरे को तो दे सकते हैं। ठीक है, जब पहली बार मुझे 10,000 रुपए दिया गया था कि जाए कर जगह छोड़ दे करके, मैं बार बार जेब को चेक करता था। क्यों? एक्सपीरियंस नहीं है पैसा ले जाने का, डर के मारे 10 रुपए गंवा देते तो उतना जी नहीं रख रहे, कोई 10,000 कोई निकाल ली, वैसे जेब से हाथ नहीं छोड़ता था पहुंचते तक, ऊपर से बस में बैठ के जा रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास क्या नहीं था, अनुभव नहीं था, और उस चीजों को लेकर निर्णय लेने का क्षमता भी नहीं था। तो बच्चों को हमेशा कैसे बनाना है, आपको शुरू से ही समस्या का समाधान करना और निर्णय लेने के कौशल का क्या करना चाहिए, विकास। कई लोगों को देखना पागल टाइप से रहेंगे। ठीक है, पागल टाइप से रहेंगे कहने का मतलब अगर उसके पास कुछ प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन पर नहीं, समस्या पर क्या देते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा समस्या पर नहीं बल्कि किस पर ध्यान देना है, आपको समस्या के समाधान पर ध्यान देना है और निर्णय लेने के कौशल का क्या करना है, विकास। दूसरा, बच्चों को सहयोग और टीम वर्क के महत्व को समझाना। ठीक है, शुरू से ही, जैसे कि कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि ग्रुप के साथ काम करना पसंद नहीं करते, पर उनको बताना चाहिए कि ग्रुप में काम करने से भी आपको क्या मिलता है, फायदा। जैसे कि मैं एक कहानी सुनाता हूं अपनी ही। ठीक है, मैं जब गांव में घूमता था तो मेरी मम्मी कहती थी, और ये रियल फैक्ट है, सुनते जाना। ठीक है, मेरी मम्मी कहती थी कि अपने से बड़े लोगों के साथ घुमा कर करके। ठीक है, और हमारे गांव में मेरे जितने बड़े थे या तो उन लोग पीते खाते थे या दबा के घूमते थे। अब मैं सोचता था कि मैं इन लोगों के साथ घूमा, भाई जैसी जाहिर सी बात है, जैसे लोगों के साथ घूमोगे वैसे ही तो आपका संगत होगा और वैसे ही आपका रंग भी दिखेगा। ठीक है, तो ये चीजें चलने लगा, तो मैं सोचा कि नहीं भैया इन लोगों के साथ नहीं घूमना है, इन लोगों को आदत सही नहीं है करके। अब मैं क्या करता था, अपने से छोटे छोटे बच्चों के साथ घूमता था। तो मेरी मम्मी कहती थी अपने से बड़ों के साथ घुमा कर कुछ सीखने को मिलेगा करके। सालों बाद जब मैं कॉलेज में गया तो अपने सीनियर के साथ घूमने लगा। ठीक है, जब वहां पर अपने सीनियर के साथ घूमने लगा तो काफी सारी चीजें सीखने को मिला। क्यों? क्योंकि एक उम्र होता है सीखने का। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को करके बैठे रहते हो तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस भी काम आता है। इसीलिए यहां पर भी वो हमेशा बात कहा गया है कि सहयोग और टीम के महत्व को क्या देना चाहिए, महत्व को समझाना चाहिए बच्चों को अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके एक उत्पाद या परिणाम तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित। अब देखो यहां पर अगर आप टैग वर्ड देखोगे, ठीक है, पॉजिटिव शब्द, अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा है तो आपको पॉजिटिव आंसर लेना है। तो यहां पर पॉजिटिव क्या मिला आपको, सक्रिय। यहां पर क्या मिला, प्रोत्साहित। एक शब्द लिखा रहता है जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो हतोत्साहित करके। ठीक है, हतोत्साहित मतलब डिस्करेज, किसी भी बच्चे को डिस्करेज नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी भी आप लोग दिलाओगे। अब वहां पर लिखा रहेगा डिस्करेज, अब डिस्करेज का मतलब ही समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है। ठीक है, किसी बच्चे को डिस्करेज नहीं करना है। ये कौन कहता है, आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो बच्चों को हमेशा क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, सक्रिय रखना है। सहयोग, ये भी एक प्रकार का पॉजिटिव शब्द है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं किसी का मदद नहीं करता हूं, यानी कि जाहिर सी बात है वो मेरी कौन सी पक्ष है, नेगेटिव पक्ष है। कोई मुझसे कुछ मांग रहा है, मेरे पास वो चीज है और मैं दूंगा तब भी मेरा कुछ नहीं होगा। जैसे कि आप समुद्र से 1 लोटा पानी निकालोगे तो समुद्र का कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, पर कई लोग ऐसे रहते हैं कि समुद्र से भी 1 लोटा पानी निकालने नहीं देंगे आपको। तो वैसे ही यहां पर आप देखोगे तो पॉजिटिव शब्द मिल रहा है। जैसे किसी समस्या का क्या करना है, आपको समाधान करना है, निर्णय लेने का जो क्षमता रहता है उसको बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सब टैग वर्ड को हमेशा याद रखना है कि आप जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखो
जैसे कि आप घर में गणेश भगवान रखते हो, ठीक है, आप लोग पता नहीं मतलब रखते होगे, पर लड़के ज्यादातर ये सब काम ज्यादा करते रहते हैं, ठीक है। मैं जेंडर बायस नहीं हूं या रूढ़िवादिता को फॉलो नहीं करता, जनरली आपको बता रहा हूं। जैसे आपके घर गणेश भगवान रखा आपने, ठीक है, जिस दिन हुमन होता है उस दिन क्या करते हैं, घर के जितने बच्चे हैं सब लकड़ी वकड़ी ढूंढने जाएंगे, लड़कियों का काम क्या रहेगा, ठीक है। समाज शुरू से वैसे ही बांट दिया है, ठीक है। जैसे कि लड़कियां बेसिकली क्या काम करेंगी, घर में फूल उल तोड़ते दिखेंगे, ठीक है, वहां पर कुछ साफ सफाई, झाड़ू पोछा ओछा करते दिखेंगे, आरती का थाल तैयार करते दिखेंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सोसाइटी ने पहले से ही तय कर दिया है कुछ चीजों को, वरना फिर ऐसा नहीं चलता है। तो देखो, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो हमेशा आपको क्या रहना पड़ेगा, सक्रिय। 4 लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, एक जने दिन भर लद्दी टाइप से बैठा है, आपको अच्छा लगेगा क्या? एक ठो वो रखना पड़ेगा, दतारी। दतारी मतलब समझते हो, ठीक है। पहले के जमाने में जब गाय बैल रहते थे तो उनको आगे बढ़ाने के लिए एक बांस का एक लंबा पतला डंडा रखा जाता था और सामने में क्या रहता था, कील, ठीक है। उसको क्या बोलते थे, दतारी, ठीक है। आपके बच्चे लोग नहीं जानते कि दतारी किसको कहते हैं, ठीक है। हमारे टाइम पे हम लोग देखते थे तो गाय या बैल को क्या करते थे, दतारी का उपयोग करते थे। तो 4 लोग अगर बैठे हुए हैं, एक अगर काम नहीं कर रहा है तो वो क्लासरूम या वो प्रोजेक्ट मजा आएगा क्या, नहीं। इसीलिए ग्रुप में सबको क्या रखना है, सक्रिय। दूसरा, अगर कुछ समस्या आ गया, ठीक है, तो उस समस्या का समाधान और निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए अगर आप क्या बना रहे हो, प्रोजेक्ट। दूसरा, आपकी टीम में एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, सहयोग और टीम वर्क का भावना होना चाहिए, और सबको लगातार एक दूसरे को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल कॉमन सेंस यूज करना है कि अगर तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो तुमको क्या रहना पड़ेगा, सक्रिय। दूसरा, समस्या का समाधान और निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, आपके जो ज्ञान का कौशल है उसको हमेशा उपयोग करते रहना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस का उपयोग करते रहना चाहिए, और हमेशा सबको क्या करते रहना चाहिए, प्रोत्साहित। ये हो गया आपका। अगला है प्रोजेक्ट के चरण, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के चरण क्या क्या होते हैं, ठीक है। यहां से भी आपका तुतारी बोलते हैं सर जी, हाँ, अलग अलग तरफ अलग अलग बोलते होंगे, ठीक है। हमारे तरफ वैसे ही बोलते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, तुतारी 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 एक्चुअल शब्द है, ठीक है, एक्चुअल छत्तीसगढ़ी शब्द है, ठीक है। हमारे तरफ लेकिन वैसे ही बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपको याद रखना है। अगला हम क्या देखने वाले हैं, प्रोजेक्ट के चरण, ठीक है। इसको केवल ये सोच के मत देखिएगा, ठीक है, कि ये एसएसटी के पेडागोजी का है करके, ठीक है। मैं बहुत सारा टर्मिनोलॉजी ऐसा उपयोग कर रहा हूं जो आपको सीडीपी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रोजेक्ट के चरण क्या होते हैं, तो पहला आपको क्या होना चाहिए, विषय का ज्ञान। दूसरा, आप जो प्लानिंग कर रहे हो वो बनाने आना चाहिए। अनुसंधान, ठीक है, आपके पास जानकारी इकट्ठा करने का सामान होना चाहिए। उत्पाद तैयार करना और प्रस्तुति करना, ठीक है। जैसे कि अगर ये मेरा पहला क्लास है, ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा ये शब्द, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। क्यों ऐसा कहा जाता है? अगर कोई टीचर या फिर आप लोग जैसे कि टीचर बन गए, ठीक है, और पहले ही क्लास में अगर घटिया पढ़ा दिए, पहली क्लास में अगर क्या पढ़ा दिए, घटिया, तो पूरे बच्चों का माइंड सेट वैसे ही हो जाएगा, अरे आके पकाता है ऐसा करके। दूसरा, ये बात हमेशा याद रखना है कि जैसे ही घंटी बजा या टाइमिंग हुआ उसके बाद बच्चे हमेशा गाली देते हैं। कैसे गाली? अगर छुट्टी का टाइम 4 बजे है और आप अगर अच्छा सोच के 4:10 तक पढ़ा दिए तो बच्चे यहाँ पर 10 मिनट में आपको इतना गाली देंगे जितना आप जिंदगी भर में नहीं खाए हो। हम लोग खुद देते थे, दूसरों को क्या बोलोगे, छुट्टी हो गई तब वो पढ़ावत करके, ठीक है, क्योंकि हम लोग वो बच्चे नहीं है कि लेन सर 4 बज गए तो 4:10 तक पढ़ा दे, सिलेबस कंप्लीट कर दे वाला नहीं। 4 बज गए मतलब छुट्टी हो गई, वो हमारा कहाँ जाना है, क्रिकेट खेले भर, ठीक है। तो ये सब चीज चलती रहती है। जब आप बच्चे रहोगे तो एक टाइम के बाद समझ आता है कि नहीं वो 4:10 नहीं 4:15 तक पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता करके। तो वैसे ही आपको हर विषय, अगर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके विषय का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। दूसरा याद रखना है, आपको योजना बनाना पड़ेगा जो कि आप काम को कैसे करोगे, ठीक है। कोई समस्या आ गया तो उसका समाधान करना पड़ेगा। अनुसंधान कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि आपको उन चीजों को लेकर जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा कि कहां कहां वो चीज मिलेगा, ठीक है। उत्पाद को तैयार करना और इसके बाद आपको क्या करना है, प्रस्तुति, जो फाइनल आपका प्रेजेंटेशन रहेगा कि हाँ सर हमने ये बनाया है, ऐसा ऐसा हुआ है करके, ठीक है। मैं जितना चीज बता रहा हूं वो आपके साथ भी हुआ होगा, ठीक है। अब आप लोग एकदम सही रहोगे नहीं पता भाई अपने क्लासरूम में, ठीक है। मैं तो थोड़ा बेकार टाइप से था, ठीक है, बैक बेंचर्स था, पीछे में बैठता था, तो ये सब चीजें अलग टाइप से सोचते थे हम लोग, ठीक है। अगला है आपके प्रोजेक्ट के लाभ क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट के लाभ क्या क्या होते हैं, तो याद रखना है बच्चों को सीखने के लिए एक सक्रिय और अनुभव प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक सक्रिय और अनुभव प्राप्त होता है,
ठीक है। जो लोग दूसरी बार सीजी टेट दिला रहे होंगे उनको ये पता चल चुका होगा कि मैंने पिछले बार क्या क्या गलती किया था, पता चला होगा, ठीक है। या पिछले बार आपका एकदम एक्यूरेट 75 नंबर या 82 नंबर आया रहा होगा, तो आपने ये सोचा होगा कि पिछले बार मैंने क्या क्या गलती किया था। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सिलेबस ही नहीं देखा रहा होगा, इस बार आपने रोज सिलेबस देखा होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे प्रश्न आते हैं वैसे आप लोग भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। प्रोजेक्ट के लाभ होते हैं, एक सक्रिय और दूसरा क्या है आपका अनुभव, ठीक है। अब देखो किसका अनुभव ज्यादा रहेगा, जिसने साल 2025 में व्यापम का ज्यादातर एग्जाम दिया होगा उसको तो ये पता चल गया होगा। साइंस वाले बच्चों का साइंस का क्वेश्चन कैसे आ रहा है ये पता चल गया होगा, और एसएसटी वाले बच्चों को एसएसटी का क्वेश्चन कैसे आ रहा है पता चल गया होगा। जैसे कि ठीक है, मैं शुक्र और शनिवार को प्लानिंग करके बैठा हुआ हूं। क्या प्लानिंग करके बैठा हुआ हूं कि एक तो भभूत ला रहा हूं मैं, ठीक है, भभूत ला रहा हूं और भभूत को आप लोगों के ऊपर छिड़कूंगा। उस भभूत के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो जितने भी आपके सीक्वेंस हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाने से पहले मैं राष्ट्रपति का पूरा सीक्वेंस एक बार रिवीजन करवाऊंगा, उपराष्ट्रपति को पढ़ाने से पहले उपराष्ट्रपति का सीक्वेंस बताऊंगा, क्योंकि व्यापम का भी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है आपका सीक्वेंस वाला। अंदर भी पढ़ेंगे पर पहले जो प्रश्न आपका वर्तमान में पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग में पहले पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे कि आप पंचायती राज में जाओगे, ठीक है, तो पंचायती राज में आपका पचर्रा पड़ गया है एक क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, वो समितियों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में जमाइए करके। तो जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो उसको भी एक बार रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि सीजी टेट का पेपर भी कौन लेने वाला है, व्यापम। और जब व्यापम फॉलो करता है तो लगातार एक ही पैटर्न को क्या करता रहता है, वो फॉलो करता रहता है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। दूसरा समस्या का समाधान, सहयोग और टीम वर्क, ठीक है। अपने आप को ज्ञान का कौशल का उपयोग करना है और लास्ट में फिर क्या करते रहना है, लगातार प्रोत्साहित करते रहना है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप सामाजिक अध्ययन करते हैं, एसएसटी का पेडागोजी पढ़ते हैं या एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करने को मिलता है, ठीक है। बस प्रोजेक्ट वाले में उतना ही देखना था, ठीक है, और वहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं, ठीक है, तो हम आज ही की क्लास में पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन की समस्याएं क्या क्या होती है, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया एवं गतिविधि, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति, ठीक है। ये सब भी आज ही क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कल और परसों में आप लोगों को एमसीक्यू करवाऊंगा इससे संबंधित, फिर आपका ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा है, बस एक एक रीड करते जाइए, ठीक है, सारा चीज आपसे बनने लगेगा। पहला, छात्रों की रुचि में कमी होती है। क्यों छात्रों की रुचि में कमी होती है, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, जियोग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया। अगर आपके अंदर कहानी सुनने, कहानी डेवलप करने, या देखो जियोग्राफी आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है कब, ठीक है, हाँ, उसको आगे किल पैट्रिक ने बढ़ाया था, ठीक है। स्टार्टिंग पूछेगा तो जॉन डीवी याद रखना है, ठीक है। चलो, तो ये आपको ध्यान रखना है, छात्रों की रुचि में कमी। क्यों कमी होने लगती है, जैसे कि अगर मैं जियोग्राफी पढ़ा रहा हूं आपको और आपको मैपिंग के बारे में पता नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपकी रुचि में क्या हो जाएगी, कमी। अगर मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और आपको पहले अच्छे से कहानी नहीं सुना रहा हूं, ठीक है, अच्छे से कहानी नहीं सुना रहा हूं, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका रुचि में क्या हो जाएगा, कमी, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसा मैसेज करते हैं, ठीक है, और मेरे लिए तो वो पॉजिटिव था। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर पहले हमें संविधान समझ नहीं आता था, पर आपके पढ़ाने के बाद संविधान हमें समझ आने लगा है करके। तो वो मेरे लिए एक छोटा सा पॉजिटिविटी था कि मैं और अच्छे से डील करूं आप लोगों के साथ, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो कहीं ना कहीं इसकी जो पहली समस्या होती है वो क्या होता है, आपके छात्रों की रुचि में कमी, ठीक है। सामाजिक अध्ययन में छात्रों की रुचि में कमी एक बड़ी समस्या हो सकती है कि यह विषय अक्सर सूखा और उबाऊ माना जाता है। क्यों सूखा और उबाऊ माना जाता है, ठीक है। जैसे कि साइंस सब्जेक्ट ऐसा है कि एक बार आपने कोई मेथड जान लिया, एक बार कोई रूल समझ लिया, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर उसके बाद ज्यादा कुछ करने का होता नहीं है, ठीक है। पर इसमें तो आप जैसे ही रिवीजन करना छोड़े कोई सब्जेक्ट को, तो पूरा क्या हो जाएगा, आर और पार। जैसे कि मैं अभी लिटरली बता रहा हूं और मैं सच भी बोल रहा हूं, जितने एसएसटी वाले बच्चे हैं सब लोग संविधान और पंचायती राज को भूल गए हैं, सच बता रहा हूं। अगर कोई बच्चा थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर रहा होगा तो अलग चीज है, ठीक है, क्योंकि आप लोग लगातार क्लास अटेंड कर रहे हो और अभी आपका किसका क्लास नहीं हो रहा है, संविधान का। तो मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग संविधान को पूरा क्या हो गए होगे, भूल गए होगे, ठीक है। पर 2 दिन में ऐसा घसीटूंगा संविधान और पंचायती राज को कि आपसे पेपर में प्रश्न बनेगा। दूसरा, सामग्री की जटिलता। हमें आसानी से क्या उपलब्ध नहीं हो पाता,
संसाधन नहीं हो पाता उपलब्ध, ठीक है। जैसे कि मैं अगर कोई जगह के बारे में पढ़ा रहा हूं आपको इतिहास के, ठीक है, जैसे कि मैं आपको ताजमहल के बारे में पढ़ा रहा हूं और आपको ताजमहल को घुमा के लाऊं तो कैसा लगेगा? मतलब हिस्ट्री में आप जितना टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, उतने जगह पर आपको घुमा के लाऊं तो आपको कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। या फिर वहीं पर ले जाके डायरेक्ट टॉपिक को समझाऊं तो आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इतिहास को केवल आप सुनते बस हो, ठीक है, या चीजों के बारे में आप सुनते बस हो, पर आपको एकदम प्रेजेंट टाइम में वहां पर ले जाके हम बता तो नहीं सकते। इसी कारण से ये सामग्री की क्या हो जाती है, जटिलता हो जाती है इस सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। चलिए, थैंक यू आप सभी को, ठीक है। दूसरा, शिक्षकों के प्रशिक्षण में कमी, शिक्षकों के प्रशिक्षण में कमी, ठीक है, ये भी एक कारण है। जैसे कि अक्सर आप देखना, जब तक आप गवर्नमेंट की पोस्ट में नहीं घुसे हो तब तक आपके अंदर का आग जिंदा रहता है, और जैसे ही आप स्कूल पहुंचते हो, ठीक है, कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहता है, अभी युवा हो तो, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है ले ना एक कन उबर जथन स्टाफ में वो तहन जाबो, ठीक है, एक कन भजिया चला खा लेथन, एक कन चाय चला पी लेथन, ऐसा वाला हिसाब किताब चलता रहता है, ठीक है। उस चक्कर में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के प्रशिक्षण में कमी हो जाती है, ठीक है। उनको लगातार ट्रेन करते रहना चाहिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल, जो कि पहले मुख्यमंत्री थे, कहाँ के, आपके दिल्ली के, उन्होंने एक पहल लाया था कि वो टीचरों को लगातार क्या करवा रहे थे, ट्रेनिंग, ठीक है। लगातार ट्रेनिंग करने का मतलब बच्चों के पढ़ाई को वेस्ट करके नहीं, ठीक है, ऐसे तरीके को अपना रहे थे वो कि वो लगातार टीचरों की क्या कर रहे थे, प्रशिक्षण पे प्रशिक्षण और करवाते जा रहे थे। हमारे यहाँ प्रशिक्षण कैसे चलता है, 15 दिन 20 दिन का प्रशिक्षण चलता रहता है टीचर का, और उस चक्कर में 15-20 दिन फिर क्या पीछे हो जाता है आपका सिलेबस पीछे। टीचर का ही चुनाव ड्यूटी लगता है, टीचर का ही सारे ड्यूटी लगता है, तो उस चक्कर में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। ऐसा रूल लाना चाहिए कि जो टीचर सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहा है उसको अगले साल क्या कर दो, सस्पेंड कर दो। उस दिन के बाद से देखना आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट नहीं होगा। सुबह 8-8 बजे बुला के आपको सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। बस गवर्नमेंट ये रूल ला दे कि जिस टीचर का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है उसको क्या कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है। कई जगह सरकारी स्कूल की हालत बहुत खराब होती है, सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला, छात्रों की विविधता, ठीक है। कुछ बच्चे, छात्रों की विविधता कहने का मतलब अलग अलग बच्चे जो हैं अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग अनुभव रखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा अगर क्लास में लेट आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, पहला ऑप्शन ए, उसे दबा के कूटना चाहिए, कूटना मतलब पीटना चाहिए। दूसरा, ठीक है, मुझे उसे प्रिंसिपल के पास ले जाना चाहिए। तीसरा, मुझे उसके मम्मी पापा को बुलाना चाहिए। और चौथा, पहले मुझे उसके कारण का पता करना चाहिए और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देना चाहिए उसको, अर्थात उसका उपचार करना चाहिए, ठीक है। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, पढ़ पढ़ के क्वेश्चन कर करके आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई बच्चा रोज मेरी क्लास में लेट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने एक शख्स है जिससे मैंने ये सीखा कि अगर किसी के ऊपर गुस्सा करना भी है तो तुरंत मत करो, ठीक है। जैसे कि सामने वाला कुछ गलती कर दिया तो पहले अच्छे से पता कर लो, या फिर उसी दिन मत भड़को, ठीक है। जैसे कि एक बार हम लोग कहाँ गए थे, कहीं बाहर गए थे, तो पापा भड़केंगे करके भयंकर स्पीड में आए, और जब घर में आके बताए कि हम लोग भयंकर स्पीड में आए हैं, घर में गाली खाएंगे करके, तो मेरे पापा फिर भड़के। क्यों? वो बोले कि आधा घंटा लेट आ जाओ पर सुरक्षित आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा गाली ही खाओगे करके, ठीक है। तो अलग अलग तरीके को आपको फॉलो करना चाहिए। पहले उस बच्चे की समस्या को पता करो कि हाँ वो बच्चा क्यों लेट होता है। हो सकता है उसको घर में बहुत ज्यादा काम रहता होगा, ठीक है, और काम करने के बाद उसको पैदल आना पड़ता होगा, आने के लिए रास्ता नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो बिल्कुल छात्रों की विविधता के बारे में पता रहना चाहिए, उनके पृष्ठभूमि, संस्कृति और अनुभव अलग अलग होते हैं। अब ये कहां पर काम कर रहा है आपका मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन मैंने बताया था कितने तरीके का होता है आपका मूल्यांकन, 3 तरीके का। एक होता है आपका फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव और एक होता है आपका डायग्नोस्टिक। मैंने कहा था कि मूल्यांकन वाला टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, उसके बाद आपको इंग्लिश पेडागोजी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मूल्यांकन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवोल्वेशन। क्या कहते हैं, इवोल्वेशन। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है आपका, रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन। समेटिव का मतलब योगात्मक मूल्यांकन, और तीसरा होता है आपका डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो ये 3 तरीके का होता है। फॉर्मेटिव यानी कि जो आप बच्चे का डेली अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करते रहोगे, खेल के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, उसके एक्टिविटी को देखकर डेली बेसिस पे जो करोगे वो किसके अंतर्गत आता है आपके फॉर्मेटिव। साल के अंत में जब आप करोगे, ठीक है, साल के अंत में करने से पहले आप क्या करते हो, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करते हो, यानी कि निदानात्मक उपचार करते हो, निदानात्मक मूल्यांकन करते हो। कैसे,
आप डेली जब किसी बच्चे का फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर रहे हो तो आपको ये पता चलता है कि इस बच्चे को क्या समस्या है और उस बच्चे के फिर ऊपर आप क्या करते हो, उसका समस्या का क्या करते हो, समाधान। ठीक है, जैसे ही आप उस बच्चे का समस्या का समाधान किए उसके बाद साल के अंत में जब आप क्या दोगे, उसको पेपर लोगे। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, आपके समेटिव, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, जब आकलन पढ़ोगे तो वहां पर भी आता है, कंफ्यूज मत होना। देखो 3 जगह कंफ्यूज करेगा। जब आकलन पढ़ोगे तो वहां पर आप लोग क्या क्या पढ़ते हो, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते आप लोग। ठीक है, तो वहां पर भी होता है। दूसरा, जब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ोगे तो वहां पर भी पढ़ोगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत भी। ठीक है, तो वहां पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में 2 ही तरीकों को बताया जाता है, एक फॉर्मेटिव को और एक आपके समेटिव को, जिसमें आपका 40:60 का क्या रहता है, आपका रेशियो। किसका 40 रहता है और किसका 60? ठीक है, अब कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है, उसको भी काट देता है। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मेटिव और समेटिव, यानी कि रचनात्मक और योगात्मक का। कभी कभी एग्जामिनर 20 दूनी 40 और 20 क्या कर देता है, 60 कर देता है। तो देखे रहना इसको। ठीक है, सर ते तो हमारा 40 और 60 बता रहे, कैसे एग्जामिनर 20 और 30 दे दे इसे। ठीक है, अनुपात में देगा तो घबराना मत। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है समय की कमी। जैसे कि मैं आज चाहता हूं कि मैं कितना घंटा पढ़ाऊं, 4 घंटा, पर जैसे ही 3 बजेगा या 4 बजेगा, ठीक है, तो अगले टीचर का क्या हो जाएगा। ठीक है, मैं उसी सोच रहा हूं कि कैसे मैं 1 घंटा आगे चला गया करके। ठीक है, तो समय की क्या रहती है, कमी, जिसके कारण भी आप अच्छे से बच्चों को डील नहीं कर पाते। अगला, वर्तमान घटनाओं का प्रभाव। जैसे कि आज मेरा दिमाग एकदम खराब है, अब उसके अंदर पढ़ाने के लिए आ गया, तो जाहिर सी बात है मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा क्या, नहीं। ठीक है, टीचर का दिमाग हमेशा अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि उसका असर फिर किस में दिखेगा, आपको क्लासरूम में। ठीक है, अगर मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके आया हूं तो जाहिर सी बात है यहां पर भी आपको क्या दिखेगा, गुस्सा गुस्सा दिखेगा एकदम। ठीक है, या मूड खराब रहेगा, कोई बच्चा कुछ कमेंट कर दिया तो उसको मैं कुछ भी बोल दूंगा। ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता कभी कभी। ठीक है, मैं ऐसा नाम नहीं लूंगा पर कई टीचरों को देखा हूं। ठीक है, कई बार हो जाता है, कैसे करोगे, है ना। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है सामाजिक मुद्दों की जटिलता। ठीक है, सामाजिक मुद्दों की जटिलता कहने का मतलब ये है, ठीक है, जैसे कि समाज में जो भी आपका असमानता है, जैसे कि गरीबी, असमानता और पर्यावरण, इससे आप सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, जिसके कारण आपके सामाजिक मुद्दों में या पढ़ने लिखने में आपको क्या होता रहता है, कठिनाई का महसूस होता है। छात्रों की भागीदारी में कमी। ठीक है, मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि अगर आप अपने बच्चे को 50,000 दे के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो रोज उसको गाली दे दे बैठाओगे, चल बैठ, 50,000 हम देवतन करके। लेकिन अगर बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके मम्मी पापा उसको पढ़ने के लिए नहीं बैठाएंगे। कारण, क्योंकि गवर्नमेंट का फीस क्या है, 8वीं तक तो पूरा फ्री है। ठीक है, तो यही वो कारण है कि छात्रों की भागीदारों में भी कमी होती है। ये आपके सामाजिक समस्या या सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ते हो तो ये भी एक कारण है। अगला है आपका मूल्यांकन की समस्या। ठीक है, मूल्यांकन की समस्या कैसे है आपका। ठीक है, आपने सारा चीज पढ़ लिया, सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया, पर जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग नहीं खुल पाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया, अब इसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मुझे पता चलेगा ना कि आप लोग कितना समझ पाए हो करके। क्योंकि यहाँ ऑफलाइन में तो चलो समझ आ जाता है चेहरा देख के। ठीक है, चेहरे का फ्यूज जब उड़ा मिलता है आपको तो आपको समझ आ जाता है कि हाँ इन लोगों को समझ नहीं आया है करके। पर ऑनलाइन वालों को कैसे जानोगे, तो जब आप क्वेश्चन कराओगे तो वहां से आपको पता चलते जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका कक्षा की प्रक्रिया। ठीक है, यह भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो कक्षा की प्रक्रिया के बारे में जब आप देखोगे तो पहला क्या है आपका, पाठ्यक्रम का चयन। ठीक है, पाठ्यक्रम का चयन हमेशा इंपॉर्टेंट है, हमेशा जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आपके पेपर में 6वीं से 8वीं तक का कॉन्सेप्ट पूछने वाला है। ठीक है, जनरली 6वीं से 8वीं तक आप जो जो टॉपिक पढ़ते हो वो ज्यादा आने के चांसेस आपके पेपर में बढ़ जाते हैं। ठीक है, या कभी सिलेबस उठा के देखना, 6वीं से 8वीं तक के जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, सारा सब्जेक्ट उठा के देख लेना। सामाजिक विज्ञान वाले हो तो सामाजिक विज्ञान, गणित वाले हो तो गणित, और विज्ञान वाले हो तो विज्ञान। अधिकतर आपके सीजी टेट में सिलेबस आपको कहां से देखने को मिलेगा, 6वीं से 8वीं तक का। ठीक है, क्योंकि आप लोग जैसे ही सीजी टेट पेपर 2 के लिए पेपर दिलाओगे तो आप लोग कहां के लिए एलिजिबल हो, 6वीं से 8वीं तक के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत वही टॉपिक आपके 9वीं 10वीं से भी उठा लिया जाता है पूछने के टाइम। तो पाठ्यक्रम का चयन बहुत जरूरी है आपके कक्षा की प्रक्रिया में। दूसरा, टीचर का मेथड। ठीक है, टीचर कौन से मेथड को फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक टीचर कुछ जगह किसका प्रयोग करता है, व्याख्यान विधि का, कुछ जगह समूह चर्चा का, कुछ जगह परियोजना आधारित शिक्षा का।
जैसे कि अगर ये पहला क्लास रहा मेरा, तो पहले क्लास में मुझे किसका प्रयोग करना पड़ेगा? व्याख्यान विधि का। उसके बाद व्याख्यान विधि का मैंने जैसे ही प्रयोग किया, उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम दे दूंगा। जैसे कि मैंने 5 राष्ट्रपति पढ़ा दिया, उसके बाद बोलूंगा कि 6वां राष्ट्रपति कौन सा है, कल पता करके आना करके। ठीक है, तो वहां पर हम समूह में चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद मैं ये बोल दूंगा, ठीक है, कि जितने भी आपके राष्ट्रपति आपने पढ़े हैं, ठीक है, उसको प्रोजेक्ट के माध्यम से, परियोजना के माध्यम से बना के लाइए चार्ट में करके। ठीक है, आप लोग देखे होंगे 9वीं 10वीं जब पढ़ते रहोगे तो भर भर के आपको क्या दिया जाता है? प्रोजेक्ट। अब आजकल क्या कर दिया गया है? 75-25 का कर दिया गया है। ठीक है, पहले आपका 100 नंबर का होता था पेपर। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। बीए में एक सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, तो वर्ग 2 इंग्लिश के लिए एलिजिबल है या एसएसटी के लिए? इंग्लिश वालों का पोस्ट आएगा ज्योति जी, तो उसमें आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, आपको एसएसटी में काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि इस बार आपका सब्जेक्ट वाइज पेपर हो रहा है। ठीक है, एक छोटा सा चीज जो मैंने देखा, मुझे पता तो नहीं चल रहा है अभी अच्छे से। ठीक है, साइंस वालों में बार बार क्या लिखा हुआ है? आपका गणित। ठीक है, बार बार क्या लिखा हुआ है? गणित। और जो एक सिलेबस अभी हमें पता चला है जिसमें 70 नंबर का क्या आ रहा है? आपका गणित। ठीक है, अब 70 नंबर के गणित में बायो वाले कैसे एलिजिबल होंगे, मैं ये सोच रहा हूं। या तो वो पोस्ट किसके लिए आ रहा होगा? केवल गणित वालों के लिए। दूसरा, उसमें सब्जेक्ट वो डाला गया है आपका M1 M2 M3 डाला गया है। ठीक है, इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट होता है मैथ्स 1 मैथ्स 2 और मैथ्स 3 अलग अलग सब्जेक्ट में। ठीक है, और मैथ्स वाले 11वीं 12वीं में वो सब टॉपिक पढ़ते हैं, वैसे टॉपिक को डाला गया है आपके। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आ पा रहा है। ठीक है, आपका नोटिफिकेशन आएगा तो और क्लियर होगा। पर अगर सिर्फ गणित वालों के लिए आ रहा होगा तो वो बायो वालों के साथ फिर क्या हो जाएगा? नाइंसाफी। दूसरा, एसएसटी वालों के साथ सीधा नाइंसाफी हुआ है। कैसे नाइंसाफी? ठीक है, 1500 पोस्ट आएगा करके बोले थे ना। ठीक है, और उसी में ये नहीं बताए थे कि 200 तहूं वाला देवो, 300 तहूं वाला देवो, एक तुम संस्कृत वाला तो 200 रख लो, ऐसा भी नहीं बताए थे। ठीक है, सिर्फ एसएसटी वालों का 1500 पोस्ट आ रहे होते बोले थे। ठीक है, और जब अभी आया तो सब चीज को बांट दिए हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा। ठीक है, दूसरा, हाँ वही बोल रहा हूं कि पूरा बांट दिए है ना, तो पोस्ट कम हो गया है आपका। कई लोग हिंदी में किए रहते हैं ना। हाँ, नहीं बीए किए होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन बीए में तो ऐसा कुछ नहीं रहता। आप एमए करने जाओगे तब मांगता है। हाँ, अब वो ना नोटिफिकेशन आएगा तब क्लियर होगा। ठीक है, मुझे तो अब कुछ भी आता है ना तो यकीन नहीं होता, सच बताऊं तो। ठीक है, पर बच्चों को तो बताना पड़ता है। ठीक है, जब तक मैं अपनी आंख में नोटिफिकेशन नहीं देखूंगा ना तब तक मुझे यकीन नहीं होगा। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ अपडेट आता है तो बच्चों को बताना पड़ता है। ठीक है, जागरूक रखने के लिए। ठीक है, पर अभी फिलहाल कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। एक बार मेरे ख्याल से ना 10 फरवरी के पहले आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन। ठीक है, तो उसमें सारा चीज क्लियर हो जाएगा। गुड आफ्टरनून। हाँ, कॉमर्स वाले एसएसटी में काउंट आओगे। ठीक है, कॉमर्स वाले एसएसटी में आओगे, टेंशन मत लो। नोटिफिकेशन आने दो, उसके बाद ही कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को, कुछ बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें सारा चीज दिया रहेगा। हाँ, कॉमर्स वाले एसएसटी में आते हैं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट है कक्षा का वातावरण। ठीक है, जैसे कि एक टीचर होता है जो आपको डरा के धमका के रखेगा। ठीक है, तो वहां पर आप प्रश्न पूछने के लिए डरोगे। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी क्लास की बताऊं तो मैं एकदम फ्री रखता हूं क्लास में, लेकिन अगर आंसर नहीं बताए तो खाल भी मैं ही निकालूंगा। खाल निकालना मतलब समझ गया ना। ठीक है, जब बच्चे प्यार से मान जा रहे हैं तब तक प्यार से डील करो, और नहीं मान रहे हैं तो अपना दूसरा रूप भी तो दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो मैं अपनी कक्षा में दोनों तरीके का माहौल रखता हूं। एक तो हंसी मजाक का माहौल रखा रहता हूं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाए। जब अगर मैं क्वेश्चन कुछ पूछूं और ना बताए, ठीक है, तो मेरा खून खौल जाता है। ठीक है, युवा है, खून जल्दी खौलता है। ठीक है, उम्र के साथ खून धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, पर अभी तो खून खौलता रहता है। ठीक है, तो कक्षा का वातावरण कैसा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करेगा आपके सीखने पे। छात्रों की भागीदारी। ठीक है, छात्र कितना एक्टिव है क्लास में ये भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एक बच्चा देखना जो सिर्फ क्लास में इतने अच्छे से पढ़ता है और घर में जाके भयंकर घूमता है, तब भी उसका नंबर क्या आ जाता है? ज्यादा। ठीक है, जैसे कि मेरा एक दोस्त था, वो क्लासरूम में इतने अच्छे से पढ़ लेता था कि घर में जाके ज्यादा नहीं पढ़ता था। तो हम लोग सोचते थे कि ये घर जाने के बाद भयंकर घूमता है और क्लास में फर्स्ट कैसे आ जाता है करके।
बाद में उसको मैं पूछा कि तू कैसे फर्स्ट आ रहा है करके, तो वो बोला कि जो 40 से 50 मिनट का क्लास होता है उसमें मैं कहीं पर भी ध्यान नहीं रखता, पूरा फोकस किस में रखता हूँ, क्लास में। तो मुझे 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आपका छात्र कितना एक्टिव है आपके क्लास में, कितना वो एक्टिव है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगला है आपका मूल्यांकन। तो मूल्यांकन तो हमने देखा ही है, ठीक है। 3 तरीके का आपका मूल्यांकन होता है, फॉर्मेटिव, समेटिव और आपका डायग्नोस्टिक। अगला कक्षा की गतिविधियां, तो एक होता है व्याख्यान, एक होता है समूह और एक होता है आपका प्रोजेक्ट आधारित सीखना। आप किसी बच्चे को 3 अलग अलग तरीके का उपयोग करके उसको क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या चीज ध्यान रखोगे कि कक्षा की गतिविधियों में व्याख्यान, समूह और प्रोजेक्ट आधारित सीखना ये ज्यादा आपके लिए आवश्यक है। इसके बाद आपके प्रस्तुति, ठीक है, ठीक है, प्रस्तुति आपको याद रखना है, विकल्प वाले प्रश्न, ठीक है। जैसे कि आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, जब थ्योरी पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू करते हो तब आपके मन में डाउट आता है, नया नया चीज आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपसे कुछ लूप होल हुआ है, लूप होल कहने का मतलब अगर कुछ चीज छूट गया है तो वो एमसीक्यू करने के दौरान आपको दिखेगा। जैसे कि कोई टीचर कितना भी अच्छा से पढ़ाए, कितना भी अच्छा सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर दे, वो जब एमसीक्यू कराने जाएगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलता है कि नहीं मिलता। और हर टीचर के मिलता होगा, जो टीचर सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कराता होगा उसके में भी मिलता होगा, ठीक है। हाँ, पीजीटी का भी आएगा, 1000 के आसपास पोस्ट आएगा पीजीटी वालों का, ठीक है। अगला है आपका भूमिका निभाना। शिक्षक भर्ती के चक्कर में हम लोग कहाँ का नहीं गए हैं, ठीक है। मैं जन्मोजन्म इंद्रावती भवन नहीं गया था, ठीक है। सीजीपीएससी के ऑफिस नहीं गया था। तो लास्ट टाइम वो अभी ओबीसी आरक्षण वाला मामला चल रहा था एसआई वालों के लिए, तो सीजीपीएससी के ऑफिस गया था। उसके बाद टीचर भर्ती कब तक आई नहीं आई ये सब पता करने के लिए भी मैं कहाँ गया था, आपके इंद्रावती भवन गया था, डीपीआई के ऑफिस। अभी हम लोग कब गए थे, शायद शुक्रवार को गए थे, गुरुवार या शुक्रवार को हम लोग गए थे कि कब तक आ रहा है करके, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आ रहा है क्या सर, सारा चीज हम लोग पूछ के आए थे। उसके बाद मैं बताया भी था कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं डीपीआई वाले लोग करके। आज एक फॉर मीटिंग है, आज जो मीटिंग होने वाला है उसमें क्या फैसला लिया जाएगा कि फाइनल ईयर वाले बच्चों को मौका दिया जाए कि नहीं दिया जाए। और मैं अभी से बता रहा हूं, मुझे जहां तक लग रहा है फाइनल ईयर वालों को नहीं देंगे मौका। क्यों नहीं देंगे पता है, कि इसके बाद जब शिक्षक भर्ती लाएंगे अगले चरण में तो उसमें बैठना ये बोल सकते हैं उन लोगों को। तो अगर ऐसा रहा तो कम से कम 2-3 लाख लोग कम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती दोनों वाले शामिल होंगे, ठीक है। अगर फाइनल ईयर वालों को रोका गया तो 2 से 3 लाख आपके क्या हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका फायदा आप लोगों को हो सकता है मिल जाएगा, पर ऐसे बच्चों को लॉस हो जाएगा जिनका एज निकल रहा है या फाइनल ईयर में है, ऐसे बच्चों को आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला है आपका सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, ठीक है। सामाजिक अध्ययन की अवधारणा क्या है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरी बहन इंग्लिश लिटरेचर में बीए की, ठीक है। अब बीए की है मतलब वो किस में काउंट आएगी, एसएसटी में। कल कॉल करती है कि भाई मुझे सीजी टेट का पढ़ना है। बोला हाँ ठीक है बढ़िया है, यहाँ पढ़ लेना। अब मुझे याद नहीं आ रहा है ना कि वो बीए लिटरेचर कर रही है तो किस में आएगी, एसएसटी में। मैं बोला कि मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ पता है, हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ाते हो मेरे को पता है। बोली ठीक है, मैं कौन से साइंस वालों को पढ़ाता हूँ कि एसएसटी वालों को पढ़ाता हूँ ये पता है, नहीं पता है। बोली मैं हाथ जोड़ लिया, ठीक है। अब वो 3 दिन पहले कॉल किया कि सीजी टेट का पढ़ना है करके, अब उसको क्या बताऊँ 5 दिन क्या पढ़ना है करके, ठीक है। तो उसको मैं बोला कि यूट्यूब में एमसीक्यू वगैरह चल रहा है उसी को देख करके, अब निकल गया तो भगवान भला करे उसका, ठीक है। अब मैं खुद एसएसटी का टीचर हूँ, ठीक है। अब मुझे ध्यान ही नहीं आया कि वो सीजी टेट वगैरह का डाली होगी या सीजी टेट का पढ़ रही होगी करके, ठीक है। तो मैं बोला ये दे नोट्स मेरा है पढ़ लेना करके दिया उसको, ठीक है। अब वो 5 दिन में पढ़ के निकाल ली तो भगवान भला करे उसका। अब उसको 2 महीने पहले कॉल करना चाहिए ना, ठीक है। एक तो मैं खुद अपने में इतना उलझा रहता हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिलता किसी और को देखने का, ठीक है, पता ही नहीं चला। तो सोच लो मैं खुद एसएसटी का टीचर हूँ, मेरी बहन 5 दिन पहले मुझे कॉल की है, ठीक है। बड़ा गड़बड़ होता है। वो एक तो कहावत है ना, जिसके पापा टेलर हैं उसी का कपड़ा सबसे लेट सिलते हैं, जिसके पापा नाई है उसी का बाल सबसे लेट कटता है, वैसी वाला हिसाब किताब है। तो सामाजिक अध्ययन की अवधारणा क्या क्या होती है। सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जो छात्रों को समाज के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि। यह विषय छात्रों को समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें अपनी भूमिका पहचानने में क्या करता है, मदद करता है। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति क्या क्या होती है, ठीक है। तो प्रकृति में हम देखते हैं समाज के बारे में जानकारी, ठीक है, कि हमारे समाज में क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे सब चल रहा है सिस्टम, उसके बारे में। समाज के मूल्यों और आदर्शों का क्या विकास। इसके अलावा आपके समाज में अपनी भूमिका की पहचान,
समाज में अपनी भूमिका की पहचान। अच्छा, एक बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस कब होता है? आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब समझ गए? पहचान की भावना उसमें कब उत्पन्न होती है, कौन से अवस्था में? 4 अवस्था पढ़ते हो आप लोग, ठीक है? कौन सा अवस्था में? कंफर्म, ठीक है? अब उसको कैसे समझ सकते हो, देखो, ठीक है? जैसे कि छोटा बच्चा तो अब बोल के नहीं बुला सकता, मम्मी ये या तो पापा ये या तो करके, ठीक है? तो वो कैसे बुलाता है? रो के। कैसे बुलाएगा? रो के। जैसे उसको भूख भी लगा है, तो भूख लगा है तो कैसे करेगा? रोता है, ठीक है? रोता है तब पता चलता है कि उसकी मम्मी को कि इसको क्या लग रहा है? भूख, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपको पहचान की, या 2 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है? 2 बच्चे बैठे हुए हैं और आप पूरा खिलौना एक बच्चे को ले जाकर दे दो, तो दूसरा बच्चा क्या करेगा? फिर सोएगा, रोएगा। क्यों रोएगा? क्योंकि उसको क्या चाहिए? खिलौना, ठीक है? मतलब उसको ये लगता है कि मोर मम्मी मोरेज मम्मी है, मोर भाई घलो मम्मी नो है, मोर पापा मोरेज पापा है, मोर भाई घलो पापा नो है। ऐसा भावना अक्सर आता है, ठीक है? जब आप छोटे रहोगे तो अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि तिमोला प्यार करथस कि मोर बहनी ज्यादा प्यार करथस, ऐसा प्रश्न उनसे पूछते हैं, ठीक है? अब माँ बाप किसको प्यार करेंगे? माँ बाप के तो दोनों बच्चे हैं, दोनों को प्यार करते हैं। तो ऐसा अगर भाई और बहन रहे तो घर में अक्सर ये होगा, हाँ तोर बेटा ज्यादा प्यार करथास, हमारा घुरवाल उठाक लहास, ऐसा सब चलता रहता है आपका, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि समाज में आपकी भूमिका की पहचान क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है, इसके अलावा समाज के विभिन्न पहलुओं का क्या करना है, आपको विश्लेषण करना है। समाज के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करना है। समाज के विकास में क्या देना है? योगदान, ठीक है? सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या होगा? तो समाज के बारे में जानकारी प्रदान करना, समाज के मूल्यों और आदर्शों का क्या करना? विकास करना, समाज में अपनी भूमिका की पहचान करना, समाज के प्रति जिम्मेदारी का विकास करना, ठीक है? तो इस प्रकार से आपके समाज के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की रूपरेखाएं होती है, ठीक है, उसके बारे में जानना, उसको पहचानना, यही आपके सामाजिक विज्ञान का क्या है? मेन उद्देश्य है, ठीक है? अब अक्सर आप देखना सीडीपी का महा क्लास भी करो, अब तो टाइम नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ सर सही बात है, मेरी बेटी भी बोलती है, ठीक है? मैं बता रहा हूं ना, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, देखो, ठीक है? अब एसएसटी के बारे में बात करूं तो पेडागोजी में बस इतना ही था आपका, ठीक है? लगभग सारा टॉपिक हमने पढ़ लिया है। कल से अब आपको मैं क्या करवाऊंगा? एमसीक्यू करवाऊंगा, ठीक है? बस जब एसएसटी पेडागोजी बनाओगे आप, ठीक है, तो 2-3 चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है? एक तो होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है आपका निगेटिव, ठीक है? जब आपके एसएसटी का पेडागोजी पूछेगा तो या तो वो पॉजिटिव टाइप से क्वेश्चन पूछा रहेगा, या तो क्या पूछा रहेगा आपसे? निगेटिव, ठीक है? तो पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है पेपर सॉल्व करते वक्त कि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पॉजिटिव, तो आपको आंसर कैसे देना है? पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन आपका निगेटिव पूछा है तो आपको आंसर भी कैसे देना है? निगेटिव। पहला चीज ये ध्यान रखना। दूसरा, हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, यदि आप टीचर बनना चाहते हो तो हमेशा आपको क्लासरूम कैसा रखना है? छात्र केंद्रित। कैसा रखना है? छात्र केंद्रित, ठीक है? यानी कि छात्र ही आपका क्या रहेगा? सर्वोपरि रहेगा, ठीक है? छात्र ही आपका क्या रहेगा? सर्वोपरि रहेगा। तो छात्र केंद्रित हमें क्लासरूम रखना है। किसी भी प्रकार से शिक्षक केंद्रित अगर कहेगा तो वो सबसे बड़ा निगेटिव वर्ड है आपका, ठीक है? जैसे कि एक तरफ अगर आप बात करोगे पॉजिटिव में तो हर जगह हम शब्द प्रयोग करते हैं क्या? सक्रिय, ठीक है? और इधर क्या हो जाएगा आपका? असक्रिय। सक्रिय मतलब क्या हो जाता है आपका? एक्टिव। और असक्रिय मतलब क्या होता है बताओ? कि डीएक्टिव, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले रहोगे ना तो एक्टिव बदला क्या समझ आता है? डीएक्टिव, ठीक है? जबकि डीएक्टिव नहीं होता आपका, इरेक्टिव होगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा बच्चे को क्या रखना है? आपको पॉजिटिव तरफ में सक्रिय रखना है। किसी बच्चे को असक्रिय रखे, कॉमन सेंस से बनेगा सारा पेपर आपका एसएसटी पेडागोजी का, ठीक है? किससे बनेगा? सारा कॉमन सेंस से, ठीक है? जैसे कि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है जो सामाजिक समस्याएं हैं उसका क्या करना है? आपको समाधान करना है, ठीक है? आपके पास कोई भी समस्या आता है तो उसका क्या करना है? समाधान करना है। जैसे कि अभी पेपर कितना दिन बचा हुआ है? 4 दिन। कितना दिन बचा है? 4 दिन। देखना इन 4 दिनों में आपके घर में ऐसे ऐसे काम आएंगे ना जो पिछले कई महीनों से आया नहीं होगा। क्यों? ठीक है, ये रूल है, यूनिवर्सल रूल है कि एग्जाम 4 दिन बचा है तो आपके घर में या तो कोई सगा टपक जाही और ऐसी सगा ही कि जगह तुम बैठे चले लगी, ठीक है? ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है? दूसरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है?
टाइम ऐसे गुजरेगा जैसे कि बाकी दिन तो आपके पास टाइम बच भी जाता था, ठीक है। मुझे अभी लगता है कि अभी 4 दिन तक तो आप लोग मोबाइल में रील को स्क्रॉल नहीं करोगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। और रील वालों का दुकान काफी हद तक प्रभावित रहेगा, कितने दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए, ठीक है। क्योंकि आप ही लोग तो चलाते हो रील वालों का दुकान, आप लोग नहीं देखोगे तो उन लोगों को पैसा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा बच्चों को क्या रखना है, किसी भी समस्या का क्या करना है, समाधान करता रखना है, ठीक है। दूसरा आपका सबसे बड़ा चीज है क्या? अनुभव, ठीक है। आपके अंदर जो एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ है, बस हमेशा याद रखना है कि जो गलती आपने एग्जाम में किया है वो दोबारा वो गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। इतने दिनों तक यदि आपने व्यापम का एग्जाम दिया होगा, जो जो गलती करके आए हो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। दूसरा, माइनस मार्किंग तो है नहीं, पर तुक्का मत मारना। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतना पढ़ा है, इतना एमसीक्यू किया है कि कुछ ना कुछ तो आपको आंसर समझ में आएगा, ठीक है। और मैं अभी से लिख के दे रहा हूं, आप लोगों के लिए पेपर 4 ऑप्शन वाला नहीं, बल्कि कितना ऑप्शन रहेगा? 2 ऑप्शन। देखना, ठीक है। 2 ऑप्शन में पूरा खेलोगे, क्वेश्चन पेपर में बैठने के बाद 2 तो ऐसे ही कट जाएगा आपका। अभी जो व्यापम का पेपर आ रहा है ना, उसमें 2 ऑप्शन तो आपका अपने आप कट जाएगा, केवल 2 ऑप्शन में आप लोग खेलते रहोगे, ठीक है। अब इसमें भयंकर ज्यादा रिस्क रहेगा कि जो आंसर नहीं आने वाला रहेगा उसको आप लोग लेके आ जाओगे, एकदम ज्यादा चांसेस रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसी को देखना, पढ़ना अच्छे से, बार बार क्वेश्चन को रीड करना, ठीक है। जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा उसको पढ़ना, ठीक है। साइंस वालों के लिए पोस्ट आएगा कि नहीं आएगा? फिलहाल तो आ रहा है पोस्ट साइंस वालों के लिए भी, ठीक है। हाँ, मेरा तबीयत खराब हो गया है सर जी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, जो चीज नहीं होना था वो अभी होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा बच्चों के अनुभव के साथ सीखते रहना है, ठीक है। समस्या का क्या करते रहना है, आपको समाधान करते रहना है। बच्चे को हमेशा क्या रखना है? एक्टिव रखना है। दूसरा, आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है समाज के साथ आपको क्या करके चलना पड़ेगा? सामंजस्य स्थापित करके चलना पड़ेगा। इन सब शब्दों को ध्यान रखना। यहां पर यदि आप शुरू से लास्ट तक देखोगे, ठीक है, तो केवल इसके कीवर्ड को पकड़ने का प्रयास करना, ठीक है। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा, क्या पढ़ा? प्रोजेक्ट पढ़ा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में यहां पर हमने क्या क्या देखा, ठीक है। जैसे कि समस्या पर आपको क्या करना है? काम। समस्या को लेकर नहीं बैठना है, पहला चीज। दूसरा, आपके अंदर जो भी स्किल है या आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है उसका क्या करना है? आपको उपयोग करना है। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो बच्चों को हमेशा क्या रखना है? सक्रिय और अनुभवात्मक तरीके से। पेपर के एक दिन पहले इतना सब पढ़ते बैठे रहोगे क्या? नहीं, ठीक है। पेपर के एक दिन पहले केवल कीवर्ड को बार बार देख के जाना है कि बच्चों को रखना कैसे है क्लासरूम में। सारा प्रश्न अपने आप बनने लगेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चे को कैसा रखना है? आपको सक्रिय, समस्या का समाधान करने वाला, निर्णय लेने के कौशल का क्या करना है? विकास करना है, सहयोग और टीम वर्क को महत्व देना है, ठीक है। और लगातार बच्चों को क्या करते रहना है? प्रोत्साहित, ठीक है। अब देखो, किसी के पास यदि आप निगेटिव बात करोगे, ठीक है, तो निगेटिविटी से कुछ मिलेगा क्या? नहीं करेगा। जैसे कि आपके कई दोस्त यार ऐसे रहेंगे जो बार बार आपको कॉल करेंगे कि भाई मेरे परसों सीजीटेट की एग्जाम है, कैसे करूं, डर लगा थे। उसको इतना मोटिवेट कर दो कि वो मोटिवेशन के कारण या आपके प्रोत्साहन के कारण उसका नंबर जबरदस्ती ज्यादा आ जाए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम हॉल में सारा खेल किसका रहेगा? आपके माइंडसेट का ही रहेगा। पढ़ तो सब लोग रहे हो, क्वेश्चन भी सब लोग कर रहे हो, पर 2-2.5 घंटे जिसका एग्जाम अच्छे से क्लिक किया उसी के साथ अच्छा रहेगा सारा सिस्टम। तो लगातार प्रोत्साहित करते रहना, ये सब कीवर्ड को देखते रहना, ठीक है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो विषय का चयन करना, योजना बनाना, अनुसंधान, उत्पाद तैयार करना, आपका प्रस्तुति। इसके बाद बच्चे एक सक्रिय और अनुभव तरीके से सीखते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, सहयोग और टीम भावना से करते हैं, ज्ञान के कौशल का उपयोग करेंगे, प्रोत्साहित करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद समस्या क्या कहती है? समस्या भी आपको पेपर में देख के ही समझ आ जाएगा। सामाजिक विज्ञान पढ़ाओगे तो अधिकतर छात्रों की रुचि में क्या होती है? कमी। होता है कि नहीं होता? देखो, अगर आप सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उसको रिवीजन करना छोड़ दिए तो वो पूरा सब्जेक्ट क्या हो जाता है? खत्म। पूरा खत्म नहीं होता, ठीक है, पर आपको दोबारा फिर से मेहनत करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, सामग्री की जटिलता, आसानी से हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते, शिक्षक अच्छे से क्या नहीं रहते? ट्रेंड नहीं रहते, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के बैकग्राउंड के क्या रहते हैं आपके पास? छात्र। कई बार आप किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ाना तो चाहते हो पर आपके पास समय की क्या हो जाती है? कमी। वर्तमान घटनाओं का भी प्रभाव पड़ता है, मैंने बताया था ना, ठीक है। आप लड़ाई झगड़ा करके आए हो घर से तो आपका दिमाग दिन भर क्या रहेगा? खराब, ठीक है। एग्जाम के टाइम याद रखना, ठीक है, कुछ भी हो जाए, कोई आपके सर पे पत्थर भी मार दे तब भी आपको एकदम रिलैक्स रहना है। कोई आके जबरदस्ती झगड़ा कर दे, ले बहिनी तीही हरस, ले भाई तीही हरस, एकदम रिलैक्स रहना, ठीक है।
कई लोग जबरदस्ती ऐसा परेशान करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले आपके दिमाग को इतना खराब कर देंगे कि आप दिन रात जो मेहनत किए हो वो बेकार हो जाता है, ठीक है। तो वर्तमान घटनाओं के प्रभाव का आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। वो एक कहावत है कि अपने आप को इतना ढीठ पर बना लो, ढीठ मतलब समझ गए, कठोर आपकी भाषा में, कि आपके साथ कुछ भी हो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसे कि अब मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ कुछ एकदम अच्छा चीज भी हो जाता है या एकदम कोई तारीफ भी कर दिया तो मुझे उतना खुशी नहीं होता। अगर कोई मुझे एकदम ज्यादा गाली दे दिया भर भर के कमेंट में तब भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उस चीज से अब बाहर आ चुका हूं, ठीक है। वैसे ही आप लोग भी समय के साथ धीरे धीरे बाहर आते जाओगे टाइम के साथ। तो वर्तमान घटनाओं का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। एक तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपके कान से क्या निकलता होगा, रोज खून निकलने का मतलब लोग अलग अलग तरीके से आपको सुनाते होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, सामाजिक मुद्दों की जटिलता, की पॉइंट को देखना, छात्रों की भागीदारी में कमी, मूल्यांकन की समस्या, ठीक है। बच्चों का आप मूल्यांकन नहीं कर पाते। अगर एक क्लास में 150 लोग हैं और एक क्लास में 30 लोग हैं, आप कौन से क्लास में मूल्यांकन अच्छे से करोगे? 30 में, ठीक है। क्योंकि बच्चे कम हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम के दिन देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, ठीक है। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है, पर थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि आपके पास जो भी नोट्स होगा या शॉर्ट नोट्स होगा उसको रिवीजन करने का, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जब आप क्लास में जाओगे तो क्लास में क्या प्रोसेस होता है? तो पहला तो आपके पाठ्यक्रम का चयन अच्छा होना चाहिए, आपके पढ़ाने का टेक्निक अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैं अलग अलग बैच में अलग अलग चीजों को ट्राई करता रहता हूं, ठीक है। जब मैंने पहली बार संविधान पढ़ाया था तो मैंने क्या पढ़ाया था पता है आप लोगों को? भाग एक पढ़ाया था। अब ऐसे करते करते मैं कहां तक पढ़ाया था? भाग 22 तक। बाद में जब मैंने पेपर देखा, पेपर का एनालिसिस किया, लगातार खुद पेपर दिया, कई सारे बच्चों का पेपर देखा, अब हर पेपर तो दिलाना पॉसिबल नहीं रहता, तो मुझे ये पता चला कि वो पेपर वाला भाग 1 से नहीं बल्कि प्रश्न कहां से पूछ रहा है? भाग 5 से, भाग 6 से और भाग 3 से। उस दिन से, ठीक है। कई बच्चे सोचते भी है कि सर भाग 1, 2, 3, 4 को क्यों छोड़ दिया और 5 को क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था कि कम कंटेंट में आपको ज्यादा नंबर चाहिए, तो ऐसी चीजों को पढ़ना है जहां से एग्जामिनर ज्यादा प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो वो टॉपिक अब मैं, ये 4-5 साल पहले की बात है, अभी का बात नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। जब मेरे करियर का स्टार्ट हुआ था 4-5 साल पहले तब की बात है, ठीक है। तो हालांकि मैंने उस टाइम ज्यादा पढ़ाया था, ठीक है। अब तो बच्चों को कम पढ़ाता हूँ, बस ऐसा है कि कम पढ़ा के भी उनके पेपर में प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो उनका भी काम बन जाता है और मेरा भी, ठीक है। निकलेगा, टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। कई लोग देखना कमेंट करेंगे या मैसेज करेंगे आपको कि पेपर ही निकल जी नहीं सीजीटेट है। वो आपको पता है ना कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हो लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आप कितने गहरे पानी में हो, कितना आपको नॉलेज है, पेपर आपका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देखना पेपर के 1-2 दिन पहले पता चल जाता है। इस बार निकल जाएगा, 100 नंबर से ज्यादा आ जाएगा, 150 नंबर से ज्यादा आ जाएगा। हालांकि 150 नंबर से ज्यादा कैसे आएगा, पेपर खुद 150 नंबर का है, ठीक है। तो वो पहले से एहसास हो जाता है। तो बिल्कुल आपके कक्षा का वातावरण, छात्रों की भागीदारी और मूल्यांकन, ये सारा चीज जरूरी है आपके लिए, ठीक है। कक्षा में हम अलग अलग गतिविधियों का उपयोग करते हैं। जैसे कि पहले दिन मैं आया तो व्याख्यान विधि का प्रयोग किया, अगले दिन मैंने आपको समूह में क्या दे दिया, कोई टास्क दे दिया कि हाँ 5 लोग ये चीजों को पता करके आना, फिर 5 लोग और कुछ चीज को पता करके आना। प्रोजेक्ट आधारित सीखना ये सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। पहले जब हम बच्चे थे तो हम अपने टीचर को गाली देते थे। क्यों गाली देते थे? अब काम धाम नहीं है उन जगह, खेलते वेलते तो दिन भर हमारा का बनाया पड़ते थे प्रोजेक्ट। वही हमारी क्लास का अच्छा बच्चा, ठीक है, वो पहले ही समझ चुका था कि इसी से मेरे दिमाग का विकास ज्यादा होगा, ठीक है। पर हम लोग उस वाले बच्चे में शामिल नहीं थे, ठीक है। हम लोग तो यही सोचते थे कि एक कन खेलते नहीं, दिन जाके शाम कन तो ले देख जाता हम, ठीक है। 6 बजे तक घर वाला मन पढ़े पर बिठा देते और 7 बजे टीवी में महाभारत भी देखना है, ठीक है। तो बहुत सारा समस्या होता था, ठीक है। तो ये सारा कक्षा की गतिविधियां आपका शामिल है। 2 मिनट, ठीक है। अगला आपका प्रेजेंटेशन, वैकल्पिक प्रश्न जवाब। मैं बार बार बोलता हूं कि थ्योरी कितना भी पढ़ लो पर एमसीक्यू करोगे तो आपका दिमाग क्या करता है, खुलते जाता है, ठीक है। कई बार कितना भी थ्योरी पढ़ लोगे तब भी धीरे धीरे आपका दिमाग खुलता रहता है, तो वो ज्यादा आपके लिए जरूरी है, ठीक है। इसके बाद सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, तो आप इतिहास पढ़ो, भूगोल पढ़ो, राजनीति पढ़ो, अर्थशास्त्र पढ़ो या समाजशास्त्र। जितना अच्छा आप बुक में पढ़ते हो उतना ओरिजिनल में नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप लोग एकदम पढ़ते हो ना कि सरगुजा में जाएंगे तो भीमबेटका का पहाड़ी है, रायगढ़ में जाएंगे तो ये पहाड़ी है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। एक्चुअल में जाओगे तो वो जगह उतना सुंदर नहीं है, ठीक है। अब बुक वाला एकदम मस्त फोटो को छाप के दे दिया है तो अच्छा लगता है वो, ठीक है।
कई सारी जगहों को आप पढ़े रहोगे और जाके देखोगे ना तो उतना अच्छा नहीं दिखता अब, क्योंकि टाइम हो चुका है। ठीक है, तो ये आपके इतिहास का हो गया। अगला आपके समाज के बारे में आपकी जानकारी होना चाहिए। समाज के मूल्यों आदर्शों का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। समाज में अपनी भूमिका की पहचान, अभी आप किसकी पहचान में घूम रहे हो, समाज में अपना पहचान को बनाने के लिए घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो। जैसे टीचर बन जाओगे, हाउ मोरज भतीजी थरेगा दूरिया भले रहा है लेकिन तीर के बन जही। ठीक है, अभी आपके साथ बड़े होके भी आइडेंटिटी क्राइसिस वाला चीजें चल रही है। ठीक है, पहचान के लिए कहीं ना कहीं अभी भी आप क्या कर रहे हो, संघर्ष। ठीक है, तो ये दुनिया का रूल है, कैसे करोगे, फॉलो तो करना पड़ेगा। ठीक है, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो अभी वर्तमान में टीचर हैं। अब वो क्या करते हैं कि जैसे कोई बच्चा बहुत गरीब है, उनको अपने पैसे से क्या लेके देते हैं, कॉपी, या किसी बच्चे को अपने पैसे से पेन लेके दे देते हैं। ठीक है, तो उनका कुछ कुछ तरीका मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, अब भले ऐसा कहते हैं कि आपको कोई भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए करके। ठीक है, मैं एक ऐसे शख्स के बारे में जानता हूं, आपको डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा। उनके क्लास में तीसरी क्लास के बच्चों को 4-5 बच्चों को 35 तक का पढ़ा याद है और सभी बच्चों को 20 तक का पढ़ा याद, और क्लास कौन से में है, 3। तो मैंने बोला कि सर कैसे आप 5वीं तक के बच्चों को याद नहीं रहता, इवन कि हम लोगों को भी याद नहीं रहता। तो बोलते हैं कि जो बच्चा 20 तक पढ़ा सुनाता है उसको मैं एक पेन देता हूं करके। अब उसी पेन के चक्कर में बच्चे कहां तक का पढ़ा याद कर लिए हैं, 20। अब बच्चे, कुछ बच्चे तो पढ़ने में बहुत तेज रहते हैं, तो कुछ बच्चे 35 तक याद कर लिए हैं। ठीक है, ये बोल के सर को खुद ही बोल दिए हैं कि सर देता हमारा 20 तक बस बोले थे, समन 35 तक करबो तो ठो पेन देवे करके। तो एक और पेन के चक्कर में वो बच्चे, कुछ बच्चे जो थे वो 35 तक भी पढ़ा याद कर लिए हैं। ठीक है, 4-5 बच्चों को 35 तक है। तो एक दिन गया भी था कि हाँ सही बोल रहा है कि क्या करके, तो वाकई में लगभग सभी बच्चों को 20 तक का पढ़ा याद था। मतलब 40 के आसपास थे, तो उसमें 30 लोगों को तो लगभग याद था। अब कुछ बच्चे तो ऐसे रहेंगे ना जिनको याद नहीं रहता, पर तीसरी क्लास में रह के याद है तो बड़ा अच्छा चीज है। ठीक है, समाज के प्रति जिम्मेदारी, समाज के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण, समाज के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध, समाज के विकास में योगदान। ठीक है, सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य में समाज के बारे में जानकारी प्रदान करना, मूल्यों और आदर्शों का विकास करना। एग्जाम से जाने से पहले ये टाइटल बस एक बार पढ़ लेना, ऑप्शन में दिखेगा आपको। समाज में अपनी भूमिका की पहचान करना, समाज के प्रति विकास करना। ठीक है, तो ये सारा है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो ये एसएसटी पेडागोजी का था, ये सारा टॉपिक हमने आज की क्लास में देखा। ठीक है, कल और परसों इसका मैं क्या करवा दूंगा, एमसीक्यू देखिएगा। ठीक है, सारा एमसीक्यू आपसे बनने लगेगा, और पेपर में आएगा तब भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो कीवर्ड था वो मैंने आपसे साझा कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद फिर फ्राइडे और सैटरडे हम क्या करेंगे, संविधान और पंचायती राज। ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि संविधान और पंचायती राज को थोड़ा रिविजन करते रहो, ताकि सैटरडे और फ्राइडे को जब मैं उसका थ्योरी और एमसीक्यू पढ़ाऊंगा तो आपको आसानी होगा। ठीक है, और इसके बाद परीक्षित सर का क्लास है, तो बिल्कुल आप सब बने रहिएगा। 60 वालों का ही होगा ना। ठीक है, तो इसके बाद परीक्षित सर का क्लास होगा, तो बिल्कुल सर आपको जियोग्राफी की दुनिया में घुमाएंगे। हो गया है, अच्छा ठीक है, ये एसएसटी वालों का आखिरी क्लास था मतलब, है ना। ठीक है, एसएसटी वाले बच्चे अब आप लोग बढ़िया खाना पीना खा के सो जाइए 1 घंटा, और सोकर उठने के बाद फिर दबा के रिवीजन करिए अपने सब्जेक्ट को। मुझे जहां तक लगता है, ठीक है, एसएसटी देखो टोटल यहाँ पर 10 घंटे का क्लास चल रहा है। कितने घंटे का, 10। इसमें आप साइंस वाले हो तो 5 घंटे से ज्यादा का क्लास आपको नहीं मिलेगा। ठीक, अब भैया आप गणित को पढ़ के क्या करोगे, आप साइंस को पढ़ के क्या करोगे, अगर सीजीटेट का एग्जाम दिला रहे हो तो। साइंस वाले हो तो साइंस वालों को भी कितना घंटा मिलेगा, 5 घंटे का क्लास। कैसे 5 घंटे सर, एक नवीन सर लेते हैं हिंदी, वो कॉमन है, सबको पढ़ना है। एक मैडम लेती है इंग्लिश पेडागोजी, वो कॉमन है। ठीक है, एसएसटी वाले बच्चों को और कौन सा क्लास होता है, हिस्ट्री हेमा मैडम लेती है, 3रा क्लास हो गया। 4था क्लास मैं लेता हूं, और 5वां क्लास आपके परीक्षित सर। तो एसएसटी वाले बच्चों का क्लास केवल कितने घंटे का हो रहा है, 5। आपके पास घंटा कितना है, 24। ठीक है, 24 घंटा में अगर आप 5 माइनस करोगे तो कितना बचा, 19। अगर आप रावण हो या एकदम घोड़ा बेचकर सोते हो तो चलो मैंने 9 घंटा और माइनस कर दिया, तब भी कितना घंटा बचा, 10 घंटा। 10 घंटा में अगर 4 घंटा घुटुर गांधी जी ऐसा तुम खाना खाते हो, तब तुम्हारे मन कितना बचते, 6 घंटा। 6 घंटा आप थ्योरी को अच्छे से रिवीजन करिए, 5 घंटे का क्या करिए, महामैराथन। 11 घंटा होगा। 11 घंटा पढ़ने के बाद कुछ करने की हिम्मत में नहीं रहोगे। 11 घंटा कितना होता है, ठीक है, देखो मैंने सोने के लिए कितना रख दिया, 9 घंटा। खाना खाने के लिए 4 घंटा। ठीक है, और उसके बाद बचे हुए टाइम पे फिर कितना, 6, 5, 11 और बचेगा तो मोबाइल चलाना, और क्या। ठीक है, एकदम 9 घंटा कितना होता है सोच रहे हो, ठीक है, बहुत टाइम होता है। ठीक है, मैं लास्ट टाइम 9 घंटा कब सोया था मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो मैंने शेड्यूल भी दे दिया है कि SST वाले हो तो 5 घंटे के आसपास ही मिलेगा। और बिल्कुल इसके बाद साइंस का क्लास होगा, और साइंस में मुझे जहां तक याद आ पा रहा है, ठीक है, बायोलॉजी का क्लास होगा। तो सर बिल्कुल आपको अभी परीक्षित सर का क्लास होगा, और परीक्षित सर आपके पाचन तंत्र से लेकर, ठीक है, क्योंकि आपका पाचन तंत्र सही रहेगा तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो पाचन तंत्र से लेकर आपके दिमाग के मेरुरज्जु से लेकर, ठीक है, जितने भी आपके शरीर के अंग तंत्र हैं, ठीक है, चाहे कोई पौधा हो चाहे कोई पेड़ हो, जितनी भी सारी चीजें हैं बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से डील करते हैं। सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल आप परीक्षित सर के क्लास में बने रहिए, क्योंकि इसके बाद जिनका क्लास होना है वो है साइंस वाले बच्चों का, ठीक है। तो बिल्कुल जो साइंस वाले बच्चे हैं हो जाइए तैयार, ठीक है। SST वाले आराम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस वाले बच्चे हो जाइए तैयार, क्योंकि परीक्षित सर अब आपको करवाएंगे बचे हुए 3 से 4 दिनों में जो भी क्वेश्चन कराएंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, बढ़िया पढ़िए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।